अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियां ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है तिशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 16। पैशन वैशन। ये सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हमारा पैशन क्या है? हमें नहीं पता। कैसे पता करते हैं कि हम सही में करना क्या चाहते हैं? कई बार घर वो नहीं होता जहाँ आकर हम ठहरते हैं, बल्कि वो हमारे मन का एक हिस्सा हो जाता है जो हमारे साथ चलता है। जिगसॉ पजल के दो हिस्से जैसे लोग जब मिलते हैं तभी तस्वीर पूरी होती है। जिगसॉ पजल की किस्मत यही है कि कितना भी परफेक्ट बना लो, कुछ देर बाद उसको बिखर कर डब्बे में जाना होता है। ज़रूरी है कि हर बार एक ही तरीके से सब शुरू हो। किसी भी रैंडम टुकड़े से शुरू करके भी हम पूरी तस्वीर तक पहुंच सकते हैं। किसी भी एक जगह एक से ज़्यादा सड़क जाती हैं। सड़क ना हो तो पगडंडी सही, पर रास्ता हमेशा एक से ज़्यादा होता है। एक रास्ते पर कोई ना मिले तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दूसरे रास्ते पर भी कोई नहीं होगा। ये जानते हुए भी कि मैं वो परफेक्ट टुकड़ा नहीं हूँ, पर दो अलग जिगसॉ पजल मिलकर शायद नई तस्वीर बना सकें, जिसकी अभी कोई परिभाषा ना बनी हो। आपको जल्द वो खोया हुआ टुकड़ा मिले जिसको आप जो रंग देना चाहें दे सकें। सूना लगना सूना होना नहीं होता। अगर ये पता हो कि किसी का मन हमेशा अब उस खाली दिखने वाले घर का हिस्सा है। ज़मीन पर घर बनाने की जद्दोजहद में भूल जाना कि असल में हमें आसमान चाहिए था। हमें चाहिए थी थोड़ी सी छत, सुबह और शाम। अचरज से सूरज को देखते हुए आसमान में अपने होने का रंग भरना, जैसे हर बारिश पिछली बारिश की यादों के साथ बरसती है। ठीक वैसे ही मुझे कोई छोटी सी छत चाहिए थी, जहाँ लेटकर मैं आसमान के तारे गिनने की नाकाम कोशिश करते हुए अचानक से टूटते तारे से वो सब मांग लूं जो किसी से भी कह भी नहीं सकता। छत हो, तुम हो, आसमान हो और बारिश की उम्मीद हो, और क्या चाहिए? हम लाख बोल लें और अपने आप को समझा लें कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम असल में ये बात मानते नहीं। जब कोई चला जाता है तो हम बस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। सिर्फ रुकते हैं, बदलते नहीं। हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, वैसे के वैसे। शायद इसीलिए मृत्यु याद नहीं दिलाती कि ज़िंदगी कितनी छोटी, कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। वो सिर्फ ये जताती है कि हम कितने ज़्यादा उलझे हुए हैं, बिना जिए जीते रहने के। पल पल जीने की बात करते हुए अपने आप को झूठ के जैसे दिलासा देते हुए। हमारी संवेदना अश्लीलता के नए पोस्टर हैं। संवेदनशील इंसान बस संवेदनशील इंसान हो सकता है, कोई एक्सपर्ट नहीं, या फिर वो आदमी नहीं जिसके पास कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इतने साल मारकर भी हम नहीं बन पाए हैं वो मनुष्य जो कुछ देर नम्ब हो जाएं। अब समझ नहीं आता है कि किसी के मरने पर स्कूल में 2 मिनट का मौन कितना ज़रूरी चीज़ थी, जो हम सही से सीख नहीं पाए। 2 मिनट के मौन के लिए कोई एआई टूल आता ही होगा। 2 मिनट के मौन वाली रील पोस्ट एक आपके हिसाब से कस्टमाइज करके 2 मिनट से भी कम समय में दे देगा। 2 मिनट में स्वाद अनुसार और मूड अनुसार 3, 4, 5 रील घिसती हुई जिंदगी है। और संवेदना अब सस्ती नहीं, फ्री है, जो डिलीवरी के हर पैकेट के साथ चिपकी हुई मिलती है। तुम्हारा सपना क्या है? तुमने अपने सपने के लिए आज क्या किया? तुमने अपने सपने के लिए पिछले 24 घंटे में क्या किया? अगर कुछ नहीं किया, अगर तुमने दिन भर में कुछ समय भी अपने सपने के लिए नहीं निकाला, तो ये सपना सपना ही रहने वाला है। काफ़ी समय बाद मुझे समझ आया कि काम में असली जादू सिर्फ दो चीज़ों से बनता है। पहली, आप किसी काम को कितना समय देते हैं। दूसरी, वो एक चीज़ कौन सी है जिस पर आप लगातार समय दे रहे हैं।
अगर आप ध्यान से देखें तो ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ को सालों तक पकड़े रखा। वही एक चीज़ उन्हें धीरे-धीरे कहीं और पहुंचा देती है। समस्या सिर्फ इतनी है कि वो एक चीज़ ढूंढना आसान नहीं होता। कभी लगता है मिल गई है, फिर शक होता है कि शायद नहीं। ये उलझन सभी को होती है, लेकिन जब तक वह चीज़ नहीं मिलती, कोशिश जारी रहनी चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि हार्ड वर्क कुछ होता ही नहीं। अगर आप अपने मन वाली चीज़ में समय दे रहे हैं, हार्ड वर्क तब करना पड़ता है जब आप अपने मन वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि विराट कोहली रोज़ 10 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, हम भी करें। आप रोज़ 12 करके भी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। मेहनत करने से पहले सारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो चीज़ है क्या, जिसमें हमारा मन लगता है। हाउ डू यू फाइंड योर पर्पस इन लाइफ? हम लोग बहुत लंबी उम्र तक इसे फेस करते हैं। हमारा यहाँ पर काम क्या है? हम क्या करने के लिए आए हैं? मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था, फ़िल्म मेकर वुडी एलन का। उनकी एक थ्योरी थी। उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात समझाई कि मान लीजिए आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड एक्सेस है, लाइफ में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर जाकर पार्टी कर सकते हैं, आप धरती के किसी भी देश में जाकर घूम सकते हैं, जो सबसे अच्छे होटल हैं, वहाँ रह सकते हैं, अच्छे से अच्छी जगह खा सकते हैं। जब आप ये सब कर लेंगे, तो एक दिन जब बोर हो जाएँगे, तो अगले दिन वह ऐसा कौन-सा काम है जिसको करने में आपको मज़ा आएगा? लाइफ वॉशरूम के फ्लश के जैसी है। मान लीजिए अगर आप इसको रीसेट कर सकते हैं, जब सब कुछ फ्लश हो जाएगा, तो वह क्या चीज़ है जो आपको करने में मज़ा आएगा, जो करते हुए आप कभी थकेंगे नहीं? आप नई-नई नौकरी जॉइन करोगे, जब पहली बार कॉलेज से निकलोगे, आपका बॉस अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एक नई जगह एडजस्टमेंट करना होगा। वहाँ आपको हमेशा कुछ लोग ऐसे दिखेंगे, जिनके जैसा आप बिल्कुल भी नहीं होना चाहेंगे। आपको अर्ली करियर में कोई ऐसा लग सकता है कि हाँ, इसके जैसा मुझे होना है या फिर इसके जैसा नहीं होना है। जिनके जैसा आप नहीं होना चाहते हैं, उनके साथ एक भी दिन काम करके अपना समय वेस्ट ना करें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप तुरंत नौकरी छोड़ दें, इसके लिए बैकअप रखें, कोई अपनी स्किल डेवलप करें। लेकिन जैसा आप नहीं होना चाहते, वैसे लोगों के लिए काम ना करें। इससे लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाएगी। आपका समय बस आपका समय है। धीरे-धीरे आपको अपने बारे में पता चल जाएगा कि 24 घंटे में कौन-सा काम है जिसमें आप सबसे अच्छे से काम कर पाते हैं। आपको एफ़र्ट लगाकर बस उस टाइम को बाकी दुनिया से प्रोटेक्ट करना है। जैसे दिन में मेरा ऐसा 2 घंटे का समय है। मैंने घर पर बोल रखा है कि अगर उस समय घर में आग भी लग जाए, तो मुझे मत बताना। मुझे गर्मी से पता चल जाएगा। वो 2 घंटे अगर मैं काम नहीं करता हूँ, तो शाम तक मेरे मूड से घर में पता चल जाता है कि मैं आज नहीं लिख पाया हूँ। फॉलो योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विथ यू। अल्फ्रेड एडलर। दिस लाइन चेंज्ड मेनी थिंग्स। जब मैंने काम करना शुरू किया था तो समझ आया कि नौकरी के साथ कुछ करना है तो वह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आजकल की नौकरियां इतनी डिमांडिंग हैं कि जब आप शाम को लौटते हैं तो किसी भी चीज़ में दिमाग नहीं लगता और हम लोग एक माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, रील्स देखते हैं, क्योंकि दिमाग को स्टिमुलेशन चाहिए होता है। शाम तक हम इतना थक जाते हैं कि लौट कर अपने आप को अप्लाई करना, अपने पैशन के लिए कमरा बंद करके बैठना, इतनी मेहनत करना संभव नहीं हो पाता। मुझे भी यही लगता था। फिर भी लगता है कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आती थी कि वीकेंड पर तो चलो कोई काम नहीं आता है। जिस लेवल पर मैं था, बहुत रेयर ऐसा होता था कि ऑफ़िस का कोई काम वीकेंड पर आता हो। मैंने ये सोचा कि यार वीकेंड मेरे पास है और साल भर में वीकेंड भी तो 52 होते हैं। मतलब मेरे पास टेक्निकली 104 दिन हैं, जब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस मैंने अपने दिमाग में ये रीसेट बटन दबाया कि यार ये जो 104 दिन हैं और साथ में जो बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, वो सब मेरे दिन हैं और मैं उन सब को भी अगर जोड़ दूँ, तो बहुत आराम से 150 दिन होते हैं। 150 दिन काफ़ी हैं, अपना कुछ भी काम करने के लिए।
मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 104 दिन में से कम आधे दिन यानी 50 दिन, जो कि हिसाब लगाने पर लगभग 2 महीने हो जाते हैं, किसी तरीके से लिखता रहूं। अगर मैं ऐसे सोचूं तो मैं साल भर नौकरी कर रहा हूं, लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा घुमा के सोचूं तो मेरे पास 3 महीने से ज़्यादा हैं अपना कुछ काम करने के लिए, अपना कुछ सीखने के लिए या अपनी कोई स्किल डेवलप करने के लिए। बावजूद इसके आप एक नौकरी में फंसे हुए हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगेगा और बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं भी लगेगा। लेकिन अगर आप फंसा हुआ महसूस करते हैं तो ये इतना भी बुरा नहीं है जितना आपको लग रहा है। जो भी चीज़ आपके बिल पे कर रही है, आपका रेंट पे कर रही है, आपके खर्च चला रही है, वो कभी इतनी बुरी नहीं होती है। अब वह अप्रोच बहुत पुराना हो गया कि हम ये छोड़कर वह करेंगे। ऑब्वियसली एक दिन आएगा, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जो दूसरी चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं, वो अपने आप छूट जाएगी। लेकिन जब तक वह नहीं छूट रही है, तब तक इस बात के लिए परेशान ना हो कि भाई हमारी तो लाइफ ही खराब हो गई। साथ में लगे रहें, केवल टेंशन ही ना लेते रह जाएं। टाइम मैनेजमेंट बहुत पहले की बात है, जब मेरे पिताजी की पोस्टिंग गाज़ियाबाद में थी। वहाँ पर हुआ क्या था कि एक नई-नई आईएएस महिला, उनका नाम नहीं लिखूँगा, रिव्यू लेने के लिए आई थी। मेरे पिताजी की नौकरी का आखिरी साल चल रहा था। लगभग 1 साल में उनको रिटायर होना था। उन्होंने आकर पूछा कि दुबे जी, आप सुबह आकर 10 से 11 बजे तक क्या करते हैं? पिताजी ने कहा कि भैया अपना कॉल करते हैं, फ़ॉलो-अप लेते हैं। वो आईएएस नहीं थी। नए लोग नए तरीके लेकर आते हैं, जिनका हमेशा स्वागत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई 20 काम या 10 काम जो आपको सुबह करने हैं, उसकी आप एक लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं? पिताजी जो कि 23-24 साल की उम्र से नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने टेबल से एक ₹15 का स्लिप पैड निकाल कर दिखाया और उन आईएएस को कहा कि अगर मैं सुबह 10 बजे जाकर दिन भर के काम की लिस्ट बनाऊँगा, तो बहुत देर हो जाएगी। जब मैं सुबह पहले चाय पी रहा होता हूँ, तब मैं उस दिन के काम की सारी लिस्ट बना लेता हूँ। 10 बजे से मैं फ़ॉलो-अप लेता हूँ कि काम कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। तब जाकर मैं एक दिन में 10 काम कर पाता हूँ। अगर मैं 10 बजे काम शुरू करूँगा, तो काम अगले दिन पूरा होगा। इस बात को बताने का केवल एक ही मतलब है कि दुनिया में कई सारे प्रोडक्टिविटी टूल अब आ गए हैं। अब आप अपने मोबाइल पर सारा हिसाब-किताब कर सकते हैं। मैंने किताब पढ़ी थी, डीप वर्क। उसमें एक तकनीक उन्होंने बताई थी कि आप दिन के हर 1 मिनट को शेड्यूल करिए। दिन भर में आप अगर ब्रेक भी ले रहे हैं, उसको भी शेड्यूल करिए। अगर आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। चाहे कितनी भी प्रोडक्टिविटी टूल आ जाएँ, अभी भी सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है कि सुबह उठकर या फिर अगले दिन आपको जो कुछ भी करना है, वह आप एक दिन पहले ही लिख डालें। आप सुबह जब काम करने बैठें तो आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या-क्या करना है और उसमें से सबसे ज़रूरी 2 काम कौन-कौन से हैं। अगर आप उसी दिन वह लिस्ट बनाकर करते हैं तो आप पीछे रहेंगे। हमेशा अगले दिन के काम का हिसाब उससे 1 दिन पहले होना चाहिए। आप लिख लीजिए और उसके बाद उस डायरी को रेफ़र करिए। हमें लगता है हमें चीज़ें याद रहेंगी, पर ऐसा होता नहीं है। मैं इतनी किताब, इतने सारे ऑडियो शो या फ़िल्म और वेब शो लिख पाया, उसमें बहुत बड़ा श्रेय इस बात को भी जाता है कि मैं अपने टाइम को लेकर बहुत हार्श हूँ। स्कूल की किताबों में लिखा रहता था, जो समय की इज़्ज़त करते हैं, समय उनकी इज़्ज़त करता है। स्कूलों की दीवार पर छपी हुई आसान बातें समझने में बहुत समय लग जाती हैं। अगर आप सोचे हुए समय में कोई काम पूरा कर लेते हैं, तो उसकी खुशी तो मैं बता ही नहीं सकता। दीवार के पार पागलपन क्या है तुम्हारा? लाइफ में 2-3 मौके आएँगे, जब तुम्हें दीवार के पार दिखेगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं हिंदी में क्यों लिखता था? जब मैं लिखना शुरू किया था ना, तो हिंदी में लिखना कूल नहीं था। मेरे पास ऐसा कोई रेफ़रेंस पॉइंट नहीं था कि मुझे ऐसा लेखक बनना है। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको लिखकर होगा क्या? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, "आप हिंदी में लिखकर कितना कमा लेते हैं? लिखना शुरू करूँ तो क्या मैं फ़ेमस हो सकता हूँ? मैं हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में? ज़्यादा लोग किसमें हैं? किस भाषा में लिखना ज़्यादा सही रहेगा?"
जब कोई मुझसे पूछता है तो इस बात का जवाब मैं बड़ा ही कैजुअली देता हूँ कि यार एक काम करो ना, तुम दुनिया में जो सबसे अच्छी किताब है वो पढ़ लो। या फिर लिस्ट पकड़ा देता हूँ कि हिंदी में मेरे हिसाब से पढ़े जाने लायक किताबें कौन सी हैं। इसके बाद भी लोग पूछते हैं कि क्या मैं इसे पढ़कर लेखक बन जाऊँगा। मैं बताता हूँ कि दुनिया में 200-300 जो अच्छी किताबें हैं, वो पढ़ने के बाद आप ये तो नहीं जान पाएँगे कि आप लेखक बन पाएँगे या नहीं बन पाएँगे। ये भी नहीं पता कि अगर आप लेखक बन भी गए, तो अच्छे लेखक बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन आप ये ज़रूर जान पाएँगे कि आपको लाइफ़ में क्या नहीं बनना है। इससे मुझे ये कहानी याद आती है, जो मशहूर संगीतकार बीथोवन से जुड़ी हुई है। बीथोवन जब 16 साल के थे, तो उनके पास एक आदमी गया और उनसे कहा, "यार तुम इतना सुंदर बजाते हो, मुझे भी तुम्हारी तरह बजाना है, म्यूज़िक सिखा दो।" बीथोवन ने कहा, "ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है? एक काम करो, 4 साल इस नोट की प्रैक्टिस करो, 4 साल उस नोट की प्रैक्टिस करो और 4 साल।" ऐसे 4-4 साल करके बीथोवन ने 20-25 साल का प्रोग्राम उस आदमी को बता दिया। उस आदमी ने कहा, "तुम खुद 16 साल के हो और मुझे तुम 20 साल प्रैक्टिस करने को बोल रहे हो?" इस पर बीथोवन ने कहा, "मैं किसी से पूछने भी तो नहीं गया था कि म्यूज़िशियन बनते कैसे हैं, म्यूज़िक बनाया कैसे जाता है। मैंने अपने आप ढूँढा और चूँकि आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए आपको ढूँढने में समय लगेगा। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि ज़िंदगी में हम सभी लोगों को कम से कम 3 या 4 बार दीवार के पार दिखता है। और दीवार के पार देखने का ये मतलब नहीं है कि दीवार के पार जो चीज़ है वो दिखती है। हमें वह दिखता है जो हमारे लिए सही है, पर हमारे आसपास वाले किसी को वो सच दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। हम आँखों में लॉजिक लगाकर देखते हैं, इसलिए कई बार वह नहीं देख पाते जहाँ से जादू शुरू होता है। जब लिखना ट्रेंड में नहीं था, तब भी मुझे बिल्कुल साफ-साफ दिखता था कि मैं लिखूँगा तो मेरी सच्चाई लोगों से ज़रूर कनेक्ट करेगी। मुझे कभी इस बात की चिंता हुई ही नहीं कि मेरे लिखे हुए को कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। मुझे लिखने में ही इतना मज़ा आ रहा था कि वो अपने आप में एक पूरी घटना थी। आप भी अपनी पूरी घटना को ढूँढेंगे तो मिल जाएगी। एक आवाज़ हमेशा आती है, वो आवाज़ ईश्वर की होती है। वो आवाज़ हमारे अंदर के ईश्वर की होती है, जो बताती है कि मुझे सुनो। लेकिन हमने कान में साउंड प्रूफ हेडफ़ोन लगा रखे हैं, जिनसे अंदर की आवाज़ खो जाती है। अगर कोई मेरे सिर पर बंदूक रख के मेरा सब कुछ ले ले और मेरे पास एक चीज़ रखने का ऑप्शन हो, तो वो क्या होगा? मैं कहूँगा किताबें। मेरी लिखी हुई नहीं, बल्कि वो किताबें जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सब कुछ खोने के बाद भी बर्बाद नहीं होऊँगा। पूरी लाइफ़ की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? मैं कहूँगा किताबें। केवल किताब ही है जो असर कर जाए तो आपको पूरी तरह से बदल सकती है। किताबें तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देती हैं, तुम्हारे बोलने के अंदाज में नज़ाकत और गहराई लाती हैं। किताबें असल में खिड़कियाँ बाहर नहीं, भीतर की ओर खोलती हैं, जहाँ हम अपने आप को साफ-साफ देख पाते हैं। असली बात यह है कि लोग तुम्हें सिर्फ़ इसलिए पसंद नहीं करते कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सोच उनके लिए दुनिया की एक नई खिड़की खोलती है। मुझे किताबों ने सब कुछ दिया, जिनको पढ़ा, उन्होंने भी, और जिन किताबों को लिख पाया, उन्होंने भी।